हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। कहाँ का है ये? शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, डीओई वाला है ये। सन 2024-25 का है। इस बार का अभी आया नहीं है, पिछले साल वाला ही है, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कितने नंबर का ये पेपर होता है? अधिकतम 60 नंबर का है, यानी 60 नंबर का पेपर होगा। समय कितना मिलेगा आपको? 2.5 घंटे। ठीक है। सामान्य निर्देश में जो है आप पढ़ सकते हो इसको। प्रश्न पत्र दो खंडों में आ और बा में विभक्त है, यानी दो इसके सेक्शन है, एक आ है और एक बा है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, यानी जिसको आपको डिटेल में उत्तर देना है। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्न देना, प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी दोनों के आपको प्रश्न देने हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर क्रमशः लिखिए। यानी ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आपको लाइन वाइज जो है आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है। पहला हम देखो पढ़ते हैं। पहला जो है ये अपठित गद्यांश है। क्या कहता है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है? अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, यानी जो चीजें आसानी से मिल जाया करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कोई स्थानीय व्यंजकों को हमने तथाकथित तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं है। हो हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों की असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेर सारी चीजें रख दी जाती है, उनका स्वाद जो है कैसा हो जाता है? गड़ दम गड़ होता है, होता रहता है। ठीक है। गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखो, अभी पढ़ा ना हमने पैराग्राफ, तो इसमें से सही विकल्प हमने चुनना है। स्थानीय व्यंजकों को हमने स्वयं अपना लिया है, नहीं। फास्ट फूड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है, नहीं, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही। यही है ना कि आसानी से जो मिल जाता था, अब उसको हमें खास दुकानों पे ढूंढना पड़ रहा है। सेकंड देखो, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीजों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? प्रतिभोजों और पार्टियों में कम चीजें रखने के कारण नहीं, प्रतिभोजों और पार्टियों में कम लोगों के आने के कारण नहीं, प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेर सारी चीजें रखने के कारण हाँ। पैराग्राफ में ये लाइन मैच हो रही है। ठीक है। थर्ड वाला, इसका थर्ड पार्ट देखो एक बार। थर्ड क्या कहता है इसका? विजिबल है ना? हाँ। दो ही क्वेश्चन थे इसमें। अगला वाला देखो। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का है ये। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलिया कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक है। काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्यों क्रोध में है? धागे से खेल ना पाने के कारण नहीं, धागे से संचालित होने के कारण हाँ, क्योंकि कठपुतली को धागे से ही क्या करा जाता है? संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है। सेकंड, हम अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए पंक्ति में कठपुतली मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है? नृत्य करने की नहीं, स्वतंत्र होने की हाँ। किसकी इच्छा पूरी करना चाहती है? स्वतंत्र होने की। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? तरुणा, तरुणाई, कबीरदास, बचपना या विद्यालय, तो कबीरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, पर्टिकुलर। ठीक है। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। दिल्ली भाववाचक है? नहीं। गंगा भाववाचक है? नहीं। कौन सा भाववाचक है? मिठास। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। दरवाजे पर कौन खड़ा है में सर्वनाम, सर्वनाम कौन होगा बताओ? कौन। ठीक है। उसके बाद पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए। कौन सा भेद है? पुलकित पंख का मतलब
गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर, ठीक है। पुलकित मतलब हर्षित पंख, यानी कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आगे देखो, नेक्स्ट वाला जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का है, दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को के गलत पक्ष को उद्घटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषाद घटना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतनी ही उतना ही रस लेकर उजागर ना करना भी क्या होती है, बुरी बात। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह मामूली गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। इसका आशय क्या है, कमियों पर हंसना नहीं, कमियों के प्रचार से बचना, कमियों को उजागर करना चाहिए या कमियों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो कमियों को उजागर हमें करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, कमियों को उजागर करना चाहिए। दूसरा देखो, गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे उजागर होती है, बुराई का महिमा मंडन करके नहीं, अच्छाई को उजागर करके। हाँ, अच्छाई को अगर हम उजागर करेंगे तभी तो अच्छाई आगे फैलेगी। आगे देखो, थर्ड वाला इसका पार्ट जो है, थर्ड में क्या कह रहा है, ये विजिबल है ना। हाँ, गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे, लेखक से शेष राशि लेने के लिए नहीं, लेखक को शेष राशि देने के लिए। हाँ, 100 रुपए दिए थे ना इन्होंने, तो 90 रुपए देने के लिए। अगला, गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ, टिकट बाबू की बेईमानी पर नहीं, टिकट बाबू की चालाकी पर नहीं, टिकट बाबू की ईमानदारी पर। हाँ, ठीक है। अब आगे देखो, अगला वाला जो है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। क्या कहते हैं श्री कृष्ण की, मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी, इतनी बार तो मैंने दूध पी लिया लेकिन फिर भी मेरी चोटी क्या है, छोटी। तू जो की कहती बल्कि बैनी जो हावे है लंबी मोटी। क्या कह रहे हैं कि बलराम भैया की चोटी तो बहुत मोटी है। कदत गुहत नन ननहावत जहे, नागिनी सी भुई लोटी। कैचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। क्या कह रहा है ये कि भैया बलराम की चोटी तो नागिन जैसी मोटी हो गई है, लेकिन मैं बार बार दूध पीता हूं, मेरे को माखन रोटी नहीं देती आप। सुर चिर जीवो दाओ भैया, हरी हलदर की जोटी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न कर रहे हैं, चोटी कब छोटी होगी, नहीं, चोटी कब बड़ी होगी। हाँ, चोटी कब बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, माखन रोटी खाते हैं, नहीं, दंड बैठक लगाते हैं, नहीं, दूध का सेवन करते हैं, हाँ, ठीक है। बालक श्री कृष्ण बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने का उल्हाना देते हैं, गुड़ रोटी नहीं, नमक रोटी नहीं, माखन रोटी। अगला वाला देखो, इस पद के रचयिता हैं, अरे एक मिनट, विजिबल है ना। इस पद के रचयिता हैं, कौन है रचयिता, देखो, इस पद में कविता के रचयिता कौन है, सूरदास है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू को चिढ़ किससे थी, लाख की चूड़ी के आधार पर बताइए। गांव के लोगों से नहीं, शहर के लोगों से नहीं, कांच की चूड़ियों से, हाँ, ठीक है। बस की यात्रा
बस की यात्रा पार्ट में बस कैसी थी? नई, नवेली और जानदार? बिल्कुल नहीं। सुंदर और चमकीली? नहीं। मजबूत और शानदार? ये भी नहीं। वृद्धोवस्त, वृद्धोवृद्ध और दीनहीन थी? हाँ, ये ठीक है, तो इस पे टिक लगा दोगे। भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है? राम दशरथ दरस मिश्र? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर? हाँ। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सुख और दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आरामदेह शब्द में मूल और प्रत्यय शब्द छांटिए। तो देखो, मूल शब्द क्या होता है? जो शुरुआत में लिखा हो, जैसे आराम। और प्रत्यय शब्द बाद में जुड़ता है ना, तो दे। तो मूल शब्द क्या हो गया? आराम। प्रत्यय क्या हो गया? दे। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है, विजिबल है ना? हाँ। नेक्स्ट में क्या क्या रखा है? नादान शब्द की, नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो नादान का क्या हो जाएगा? नादानी। क्या हो जाएगा? नादानी, ठीक है। खट्टे आम ले आओ में विशेषण क्या होगा? खट्टे। क्या होगा? खट्टे आम। अब ये प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर दीजिए। तो आपको ये उत्तर एक बार देख लो, नोट कर लो, और इसके प्रश्न उत्तर अपने जो टीचर ने कराए हैं उसके हिसाब से कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ये फाइनल का पेपर होता है, फर्स्ट टर्म का नहीं बनाता है डीओई, फाइनल का बना रहा है, तो ये फाइनल में पूरी बुक जो आती है उस हिसाब से है। तो हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने इस टर्म में नहीं पढ़े होंगे, तो उसको आप ना करें, और बाकी क्वेश्चनों को जो इस टर्म के हैं उसको आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बाकी मैं पेपर दिखा देता हूँ, लिखने वाला रह गया है अब। ये भी क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्य पदों के आधार पर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। फिर यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर है, एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अनुच्छेद लिखना है। कितने? 5 नंबर का है। 80 से 100 शब्दों में लिखना है, 10 से 12 लाइन में। किस पर लिखना है? वायु प्रदूषण पे, दिवाली पर, या मोबाइल का प्रभाव। निम्नलिखित से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में क्या लिखना है? शब्दों में पत्र लिखना है। पत्र देखो कौन सा है? पत्र है एक, ये रहा। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। दूसरा है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। और इसी के साथ ये और इसी के साथ पेपर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।